क्या ऑडियो ऑफ है? मैं वीडियो नहीं पूछ रहा हूँ आपको, मेरा ऑडियो आ रहा है क्या, मेरा आवाज आप तक आ रहा है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। वीडियो ऑफ है, ये तो मैंने खुद ने मेरे साइड से ऑफ रखा है भाई और बहनों। यस 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 यस। विनोद रेड्डी चैनल पर जाना मत, वो स्ट्रीमिंग सिर्फ एक बैकअप है। हम ऐप पर ही क्लास लेंगे। अगर आपका ऐप में कोई इश्यू आ रहा है तो ही आप विनोद रेड्डी चैनल पर जाइए, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। वाईटी पर क्वालिटी अच्छी रहती है, बट वाईटी पर अपन नहीं ले सकते ना बेटा पूरा क्लास। और वाईटी पर मजा भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि वहां पर लैग बहुत बड़ा होता है। चलिए, कैन वी गो? बैकग्राउंड चेंज करने यार, कितने दिन से वही बैकग्राउंड है। Today is your first class. You cannot understand anything, Priyansh. Priyesh, you cannot understand anything. होमवर्क किया आप लोगों ने सबने? कॉन्फिडेंस से झूठ मत बोलो, पक्का किए है ना? चलो गाइस, प्रेम कर क्या रहे हो? छोड़ दो, जान दो, वही रहने दो बैकग्राउंड, कोई बात नहीं। स्टार्ट कर दो। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो वीडियो भी क्लियर है क्या, देख लीजिए भाई लोग। जो लोग ऑनलाइन है, आपका वीडियो भी क्लियर है क्या, देख लो। और जो थोड़ा स्टार्टिंग में कुछ सेकंड आपको ब्लर दिखेगा ना, उस टाइम पर सिर्फ कमेंट मत करना कि ब्लर है ब्लर है, उससे और टाइम ज्यादा ब्लर होता वो, ठीक है? तो उतना क्वालिटी जो है ना वो आपको मेंटेन करना होगा। वीडियो क्वालिटी हमारा बहुत सुपर्ब है, आपके इंटरनेट का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा आपको ब्लर दिखेगा, क्योंकि यूट्यूब से ज्यादा इंटरनेट ये ऐप को लगता है, क्योंकि ये ऐप में लैग ऑलमोस्ट जीरो है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका कमेंट इधर आता है, ठीक है? इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम दो तरफा होता है बेटा, एक हमारी साइड से फुल है, एक आपके डिवाइस के साइड से भी करना पड़ता है, तो वो भी कर लो। यस, शुभम को बोलो, शिवा शुभम को बोलो हमारे साथ ये लेक्चर में ज्वाइन होने के लिए, और जो भी इनके क्वेरीज है वो भी सॉल्व कमेंट में बात करने के लिए, ठीक है? चलिए गाइस, सो आज हमारा लेवरेज वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास लगभग 2 दिन का टाइम रहेगा, कल एंड परसों, कि आप लोग क्या कर लो, आपका क्वेश्चनियर सॉल्व कर लो परसों तक, परसों मेरे क्लास के पहले तक। तो आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, मेरा क्वेश्चनियर सॉल्व कर लेना। कल भी मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, क्वेश्चनियर सॉल्व कर लेना। परसों जब हमारा क्लास होगा तब आपका क्वेश्चनियर बुक आप साथ में कैरी करोगे, हम लोग क्वेश्चनियर डिस्कशन करेंगे,
और उसके एक दिन बाद आपका टेस्ट होगा। क्वेश्चनियर में कितने क्वेश्चन से लेवरेज में? 15 16 है, 13 है, जितने भी 13 से 16 वॉट उतने पूरे सॉल्व करने के लिए आपके पास आज और कल और परसों सुबह है। ठीक है, तो परसों आप जब क्लास को आओगे तब आपको याद से क्वेश्चनियर कैरी करना है आपका। लेट अस बिगिन। बोलिए, 2 होमवर्क दिए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 12, 3 एंड 12। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन गाइस, it says company A, B and C limited, output in units is given to you, fixed cost is given to you, variable cost per unit is given to you, and आपको दे रखा है इंटरेस्ट अमाउंट एंड यूनिट का सेलिंग प्राइस, मतलब पर यूनिट सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, तो मुझे बताएंगे सबसे पहले इन्होंने पूछा क्या है आपको? आपको निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज, आपस में बात मत करो, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, और लास्ट में इन्होंने बोला है इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन विल बी द सेम एज वी डिड इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्या किया था क्वेश्चन नंबर 2 में? लेवरेजेस दे रखे थे, हम इधर निकालेंगे। और इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन मतलब 2 नंबर में हम लोग सेल्स भी देखे थे और लास्ट अवेलेबल प्रॉफिट भी देखा था। तो यहां पर भी वही होगा, आपको सेल्स देखना है, लास्ट अवेलेबल प्रॉफिट देखना है और लेवरेज देखकर इंटरप्रिटेशन करना है कौन सी कंपनी का रिस्क कितना है और उसका रिटर्न कितना आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले चीज क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या आप बना सकते हो इनकम स्टेटमेंट? बनाया ना? बोलो, सबसे पहला चीज क्या किया? सेल्स एट द रेट 3 रुपीज पर यूनिट ना? अच्छा, अलग अलग है तो फिर सेल्स ही बोलना पड़ेगा। और सेल्स के लिए क्या करेंगे? आउटपुट ये वाला कॉलम मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सेलिंग प्राइस ये वाला। ये जो मैंने टिक किए ये 2 नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। बोलिए, आपका सेल्स कितना आता है? 9 lakhs, 18,75,000 एंड कितना? 2,50,000। ठीक है, ये आपका सेल्स आ गया। बी पार्ट विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट। अगेन वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग जगह अलग अलग है, तो बताइए 3 lakhs, 5 lakh, 62,500, 50,50,000। तो ये सी पार्ट में आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ए माइनस बी, 6 lakhs, 13,10,000, 12,500 एंड 2 lakhs। आए आंसर्स बराबर? फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा है कितना कितना है? 357 एंड 35 ना? 350 एंड 7 lakh एंड 75,000। ये लेस करने के बाद EBIT, तो EBIT के लिए हम बोलेंगे C माइनस D, 2,50,000, 6,12,500, 1,25,000। F पार्ट इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 25, 40 एंड 0 बराबर, 25,000, 40,000 एंड 0। देन EBT आएगा, बोलिए 2,25,000,
5,72,500, 1,25,000। और कुछ है इसके नीचे? नहीं ना। एच, आई और जे में हम लोग निकालेंगे हमारा DOL, DFL, DCL। So that will be C divided by E, E divided by G, and H into I बोल दो, या तो C divided by G बोल दो। Everybody, are you clear? क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए, आपका DOL कितना आया? 2.4, 2.14, 1.60। नेक्स्ट 1.11, 1.07, वन टाइम 2.64, क्या 664। नेक्स्ट 2.29 बोल सकते। एंड लास्ट केस में 1.6। हु कैन टेल मी, कमेंट क्या आएगा? बोलिए। परफॉर्मेंस इज नॉट गुड ए वाले केस में। क्यों? सेल्स मॉडरेट है क्योंकि बी से कम है, सी से ज्यादा है। प्रॉफिट भी मॉडरेट है, बी से कम है, सी से ज्यादा है, मगर रिस्क सबसे हाईएस्ट है। परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। व्हाट अबाउट बी कंपनी? गुड, श्योर। क्यों? हाईएस्ट सेल्स है, हाईएस्ट प्रॉफिट है और मॉडरेट रिस्क है। लिवरेजेस इंडिकेट्स यू रिस्क। कौन सा रिस्क सर? फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट का रिस्क, दोनों कमिटमेंट है ना, तो रिस्क ही तो हुए फिर। तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे? क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? बी कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? मॉडरेट रिस्क के साथ अगर हाईएस्ट रिटर्न आ रहा है तो और क्या चाहिए अपने को जिंदगी में? सिंपल। एंड सी कंपनी का नॉट गुड है, सेल्स लीस्ट है, प्रॉफिट लीस्ट है और भैया लेवरेज भी लीस्ट है, मतलब कंजर्वेटिव कंपनी है। रिस्क नहीं उठाएगा तो रिटर्न कहां से आएंगे? ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा तो एफडी कर दो, कम से कम फास्ट पैसा ग्रो होगा। बैठ जाओ। वेरी गुड गाइज, आई होप सबको समझा रहेगा अच्छे से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं ना, तो आपको एक दिख रहा होगा, बार बार एक मैसेज ब्लिंक हो रहा है कि भैया आपको अगर कोई टेक्निकल इशू है तो ये नंबर पर तुरंत कांटेक्ट करो। इसका मतलब वो वहां पर रेडी है आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। फिर आप यहाँ के कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं डालोगे। स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है, वीडियो क्वालिटी लो है, वाईफाई लगा हुआ है, फिर भी वॉट एवर इज योर इशू, वो नंबर पे बात करो, आपका ऑटोमेटिकली इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि अपन टेक्निकली कोई एक्सपर्ट बंदे नहीं है भाई, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट पूरा यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जुड़ा हुआ है, तो आपको डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करना है। अब हर बार DOL लो प्रेफर्ड होता है, उसमें DFL हाई प्रेफर्ड होता है। लो DOL के साथ हाई DFL प्रेफर्ड होता है। बट ऐसे सिचुएशन में जब तीन तीन कंपनीज होती है और तीनों का परफॉर्मेंस देखना होता है, तब आपको उनके सेल्स, उनके प्रॉफिट्स और उनके लेवरेजेस को कंपेयर करके इसी तरीके से कमेंट करना होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में करना था। सबने किया क्या? कमेंट पार्ट भी किया आपने? मैं शॉर्ट में आपको कमेंट पार्ट बता रहा हूं, आई एम श्योर कि आपने लिखा रहेगा। आप बोलोगे सेल्स एंड प्रॉफिट्स, क्या बोलोगे? मॉडरेट ना? सेल्स एंड प्रॉफिट्स कैसे है? मॉडरेट है, कॉमा DOL एंड DFL कैसा है? हाई है। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? रिस्क भी हाई हो जाएगा। एवरीवन, तो परफॉर्मेंस क्या हुआ? नॉट गुड। परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। ठीक है? बी कंपनी के लिए क्या बोलोगे आप? हाँ, यस, सेल्स एंड प्रॉफिट्स। एंड व्हाट अबाउट लेवरेजेस? मॉडरेट। तो सेल्स एंड प्रॉफिट्स को हम हाईएस्ट बुलाएंगे यहां पर,
डीओएल एंड डीएफएल को हम मॉडरेट बुलाएंगे, तो रिस्क कैसा बन गया? मॉडरेट बन गया ना, क्योंकि रिस्क बैलेंस्ड हो गया फिर, क्योंकि आपका लेवरेज ना सबसे ज्यादा है ना सबसे कम है। व्हाट अबाउट सी कंपनी? सेल्स एंड प्रॉफिट्स दोनों लोएस्ट है और लेवरेज भी लोएस्ट है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बराबर। सेल्स एंड प्रॉफिट्स लोएस्ट है, डीओएल डीएफएल भी लोएस्ट है, तो रिस्क क्या बन गया? लोएस्ट। सर लोएस्ट रिस्क के साथ रिटर्न्स भी लोएस्ट है, इट्स ओके ना सर? इसके लिए बिजनेस नहीं करते हम लोग। बिजनेस हम लोग करते हैं ताकि थोड़ा रिस्क उठाकर रिटर्न अच्छा लाए, जैसे बी कंपनी, रीजनेबल रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न्स, ये होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनी डाउट्स? कॉम्बिनेशन ऑफ लेवरेज अगर पूछा तो उसका अलग आंसर आता है, मगर जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में आया था शायद, और क्वेश्चन नंबर 14 में आया था शायद, जहां तक मुझे याद है वो 2 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 17, सिचुएशन ए बी, फाइनेंशियल प्लान 1 2, याद है? 17 एंड 14 में भी था ना बेटा? 14 में भी वैसे ही कॉम्बिनेशंस दे रखे, भले ही हमने कमेंट नहीं किया हो। 14 वैसे वही है ना शायद? कौन है वो? कौन सा है वो? 4 कॉलम वाला? 8 थे क्या? हाँ 8 वाला, 8 वाला भी वैसे ही है ना, याद है क्या? 8 के बाद तो 17 होमवर्क दिया था आपको। तो ये टाइप के क्वेश्चंस के अंदर देखो कंपनी अलग अलग है क्या, मुझे बताओ? कंपनी अलग अलग है क्या यहाँ पर? तो फिर देखने का नजरिया चेंज होगा कि नहीं? ये लॉजिक है। वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है उसमें बिटवीन 2 कंपनीज 3 कंपनीज अपन बात कर रहे हैं, बट यहां पर एक ही कंपनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपने को देखने का एंगल चेंज करना पड़ेगा। और यहां पर हम क्या बोलेंगे? हमें चाहिए लोएस्ट डीओएल एंड उसके अंदर चाहिए हाईएस्ट डीएफएल। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखकर बताओ कि आंसर आपके सामने रेडी है, तो अब आप बताओ कि 8th क्वेश्चन में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बुलाओगे आप? 8th क्वेश्चन में प्लान ए, बट कौन सा सिचुएशन? 1 या 2? 1 पक्का? श्योर? क्यों? लोएस्ट डीओएल है, ये देखो इधर दोनों जगह लोएस्ट है, मगर इसमें हाईएस्ट यहाँ पे हो गया ना, तो ये कॉम्बिनेशन अपने लिए सबसे बेस्ट माना जाएगा। ऑल ऑफ यू, कौन सा है वो कॉम्बिनेशन? सिचुएशन 1 प्लान ए, बेस्ट हो गया ये। सबसे कम रिस्क वाला कौन सा है? सबसे कम रिस्क वाला कौन सा है? विच प्लान इज हैविंग लोवेस्ट रिस्क? प्लान बी, सिचुएशन 1, क्योंकि देखो लोएस्ट डीओएल इधर है और डीएफएल भी लोएस्ट इधर है, तो ये डीसीएल भी लोएस्ट आ गया ना, तो इसको क्या बुलाएंगे? लीस्ट रिस्की बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? लीस्ट रिस्की, क्योंकि रिस्क ही नहीं ले रहा है कुछ। एंड व्हाट अबाउट हाईएस्ट रिस्क? हाईएस्ट रिस्क कौन से इसमें? सिचुएशन 2 प्लान ए, श्योर सब लोग? वेरी गुड। सिचुएशन 2 में अगर आप देखोगे तो ये दोनों जगह डीओएल हाई दिख रहा है और इसमें भी डीएफएल हाई इधर है, तो ये बन गया मोस्ट रिस्की। समझा क्या एवरीवन? तो ये बन गया मोस्ट रिस्की। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे मोस्ट रिस्की बिकॉज हाई डीओएल एंड हाई डीएफएल है। ये कंपनी ये जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन 2 प्लान बी, इसको बोलते हैं केयरफुल। क्या बोलते बोलो? केयरफुल अप्रोच। अब इस अप्रोच में क्या हुआ सर? इस अप्रोच में आपका डीओएल का आंसर बताइए। 1.8 है ना, बराबर कि नहीं? तो डीओएल हो चुका था हाई, आपने केयरफुल रहकर डीएफएल को लो कर दिया, बट आपका डायरेक्शन उल्टा हो गया। डायरेक्शन उल्टा हो गया मतलब
आपको करना चाहिए था डीओएल लो एंड डीएफएल हाई, बट आपने देखा डीओएल ऑलरेडी हाई हो चुका है, ऑपरेटिंग लेवरेज ऑलरेडी हाई है, तो आपने डीएफएल को हाई करने से रिस्क तो और ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी कंपनी बन गई केयरफुल, एक लेवरेज हाई था तो दूसरा लेवरेज लो रखकर बैलेंस कर दिया, बट डायरेक्शन उल्टा हो गया। क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि डीओएल हमें हाई नहीं चाहिए, लो चाहिए, डीएफएल हमें लो नहीं चाहिए, हाई चाहिए, तो ऑपोजिट हो गया ना। बट ऐसी कंपनी को क्या बुलाते हैं? केयरफुल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? केयरफुल। एक काम कीजिए, आपके प्रॉब्लम्स जहां शुरू होते हैं उससे जस्ट पहले थ्योरी ये देखो, पेज नंबर 23 पर मिला क्या? पेज नंबर 23 में डन? आगे के सब लोग? ये देखिए ना, कहां से कौन है भाई? ये सचिन कैसे, मतलब टैलेंट है यार तुम्हारे, तुम्हारे मतलब जनरेशन में टैलेंट ही अमेजिंग है यार, जेनजी वाले लोग हैं। ये बच्चा अभी ग्रुप 2 आया है हाँ? अभी ग्रुप 2 में आया है, इसको अभी अभी एंट्री मिला है, सब्जेक्ट के नाम पता चले होंगे, 1-2 चैप्टर पढ़ा, 10 लेक्चर अभी मेरा 10वां लेक्चर सुन रहा है। सर जी आपका वीडियो जो है वो 1.5x पे भी समझता है, बहुत बढ़िया है भाई, पहले दिन से बोल रहा हूँ स्पीड मत बढ़ाओ, वो भी करके देख लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एमटीपी आरटीपी कवर नहीं किया है सर, इसको एमटीपी पता है, आरटीपी भी पता है, लॉन्ग फॉर्म भी पता है क्या आपको एमटीपी आरटीपी का? पहली बात, आपके मेरे क्वेश्चंस जो है वो कवर हुए नहीं हुए उसके पहले आपको एमटीपी आरटीपी का लॉन्ग फॉर्म पता है क्या? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आधे अधूरे नॉलेज वाले लोग हैं। मैंने फर्स्ट डे बोला था मेरे नो नोटबुक कॉन्सेप्ट के भरोसे जाओगे फेल हो जाओगे, मेरे नो नोटबुक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन है, तो पक्के से पास हो जाओगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इधर कवर्ड है, कुछ क्वेश्चंस उधर कवर्ड है, वो सब अगर कर लेते तो बात ही क्या रहती। अभी तक मैंने क्वेश्चनियर का अनाउंसमेंट किया है जस्ट कि हम लोग 2 दिन बाद क्वेश्चनियर देखेंगे, क्वेश्चनियर देखने के बाद आपको समझेगा बेटा। और इतना रिसर्च एमटीपी आरटीपी करने तक जाने से पहले स्टडी मैट भी देख लेता तो भी बोल देता सर स्टडी मैट भी कवर नहीं है, क्योंकि लिटरल सेंस में ये बुक में पूरा स्टडी मैट भी नहीं है। स्टडी मैट हो, एमटीपी हो, आरटीपी हो, उसका कुछ पार्ट जो है वो क्वेश्चनियर में कवर्ड है और कुछ पार्ट इधर कवर्ड है। ओके, तो भैया इतना एनालिसिस करने से अच्छा है पढ़ाई पे ध्यान दे और मेरे पे भरोसा रख, बाकी सिलेबस का टेक केयर मैं कर लूंगा, तू बस एनालिसिस इतना ज्यादा इधर मत कर, उससे अच्छा पढ़ाई पर ध्यान दे, होमवर्क कर, रिविजन्स कर, फॉर्मूला बुक बना, और 1.5x पे मत देख क्या हुआ था, तेरा बचा हुआ टाइम तो ऐसे जगह इन्वेस्ट करता है, मत कर, ठीक है? रिकॉर्डिंग जो है भैया, रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाती है सेम डे लेक्चर के जो ऐप में है आपके लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं विद इन 2 hours ऑफ योर लेक्चर। आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग द लेक्चर शुड गेट अपलोडेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इट विल बी हाफ एन आवर के अंदर अपलोड, 45 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है? बट यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है? Now friends, coming to ideal combination of leverages, so please pay attention here. DOL हाई, अगर DFL भी हाई, अभी अभी हमने बात किया, इस सिचुएशन को हम क्या बुलाते हैं? रिस्की सिचुएशन। क्यों भैया रिस्की क्यों है? आपने कमिटमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा ले लिया एंड कमिटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज्यादा ले लिया। क्या उस बोतल का नाम पढ़ना है कि आपको ब्रांड का नाम पढ़ना है? इधर का पढ़ लो एक बार, इधर का पढ़ लो, ये लो, ये देख लो,
पानी पीना है तो वो भी ले लो, मगर इधर ध्यान दो भाई। मैं पिछले 5 मिनट से आपकी तरफ देखकर बात कर रहा हूं, आप वो उधर बॉटल की तरफ देख रहे हो। 20-25 सेकंड मतलब एटलीस्ट। क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? ये नाम पढ़ने का कोशिश कर रहे थे आप? नाउ दोनों लेवरेजेस अगर हाई है तो कमिटमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो गया, कमिटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। इससे गड़बड़ क्या हो गया? डीसीएल हाई हो गया। आपको याद है एक क्वेश्चन नंबर 17 में लास्ट आंसर आपका 40 टाइम्स डीसीएल आया था। तो ये वो टाइप का सिचुएशन हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा मालूम है? आपकी कंपनी के सेल्स अगर गलती से भी कम हुए थोड़े से, तो आपका ईपीएस मल्टीपल टाइम्स कम हो जाएगा। अगर 40 का मैं एग्जांपल लूं तो अपन ने डिस्कस भी किया है कि 2.5% से अगर सेल्स गिरा, इंटू 40 करो, 2.5 इंटू 40 करो, 100% से आपका ईपीएस गिरेगा, मतलब आपका ईपीएस सीधा 0 हो जाएगा। इतना ज्यादा रिस्की होता है ये, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बुलाते हैं? रिस्की कॉम्बिनेशन। आई होप सबको समझाइए। नाउ सेकेंड इज हाई डीओएल एंड लो डीएफएल। हमारा डीओएल होना चाहिए था लो, हमने रख दिया हाई। बट जैसे ही समझा कि यहां गड़बड़ हुआ तो कंपनी ने क्या किया? केयरफुल बनकर इसको लो कर दिया। अगर इसको लो नहीं करती तो रिस्की बन जाती कंपनी, बराबर कि नहीं? बट केयरफुल रहकर इसको रिस्की नहीं बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं केयरफुल अप्रोच। क्या ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है? क्या ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है? नहीं, ये सिर्फ केयरफुल है बस। अपनी रिस्क एक बढ़ गई तो दूसरी उसने घटा दी और रिस्क को कर दिया बैलेंस, बट हो गया अपोजिट। डीओएल जो लो रहना चाहिए था वो बन गया हाई, और जो डीएफएल हाई रहना चाहिए था वो बन गया लो। बट एनीवेज इट इज बेटर देन रिस्की, इट इज बेटर देन रिस्की। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थर्ड इज लो डीओएल लो डीएफएल। पलक सामने ध्यान दो बेटा। लो डीओएल लो डीएफएल, ऐसे केस में आपकी कंपनी बन जाती है कॉशियस एंड कंजर्वेटिव। एवरीवन, क्यों कॉशियस एंड कंजर्वेटिव बन रही है मालूम है आपको? क्यों? दोनों भी रिस्क आपने लो रख दिए। तो ऐसी कंपनी जो अभी अभी बात किया था अपन ने, शायद कौन सा था? सी लिमिटेड था ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सी लिमिटेड यही था। उसने क्या किया? ऑपरेटिंग लेवरेज भी लो है, फाइनेंशियल लेवरेज भी लो है। अरे रिस्क नहीं लोगे तो मल्टीपल टाइम इफेक्ट भी तो नहीं मिलेगा आपको। आप अगर बोलोगे कि आपका सेल्स ज्यादा, मतलब ज्यादा बढ़ा रहे हो आप, चलो 20% से बढ़ा रहे हो, ऐसे केस में आप सपोज आपके दोनों लेवरेजेस अगर लो है तो शायद आपका डीसीएल रहेगा 1.5 टाइम्स। मैं बोल रहा हूं डीसीएल, डीओएल इंटू डीएफएल के बाद का आंसर बोल रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 1.5 टाइम्स। तो मानो मैं आपने 20% मेहनत कर कर ईपीएस कितना ग्रो किया? सिर्फ 30%। क्यों? 20% सेल बढ़ा, इंटू 1.5 करो, 20 इंटू 1.5 कम्स टू 30 विदाउट कैलसी। कैलसी क्या कर रहे हो? 20 इंटू 1.5 के लिए कैलसी चाहिए आपको। इट इज कमिंग टू 30। तो मैं डीसीएल की बात कर रहा था दोस्तों। डीसीएल में हम क्या करते हैं? सेल्स बढ़ाकर उससे ज्यादा इंपैक्ट ईपीएस में लाते हैं। तो कितना लाया आपने? 20% सेल्स बढ़ाया और 30% से आपका ईपीएस बढ़ा। 10% से अगर आपका सेल्स बढ़ता था इंटू 1.5, 15% से आपका ईपीएस बढ़ता था। बोलो ऐसी कंपनी क्या फास्ट ग्रोइंग रहेगी? सुस्त कंपनी है। समझे क्या? अब ये जो है ये सबसे बेस्ट है, लो डीओएल, ताकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सफिशिएंट रहे। याद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एंड हाई डीएफएल, ताकि जो तुम्हारा फेवरेबल डीएफएल है उसका तुम फायदा उठा सको। मींस ये डेट वालों का पैसा कम कॉस्ट से तुम बोरो कर रहे हो और ज्यादा रेट से इन्वेस्ट कर रहे हो। याद है मन में लड्डू फूटा? पहले एक कुछ पैसा उधार दिया था, फिर और उधार चाहिए और ज्यादा उधार चाहिए। ऐसा कब लगता है इंसान को? जब कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है मगर उसको इन्वेस्ट कर कर रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं। इस सेम चीज को बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद होगा तो, लेवरेजेस, फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न
आरओआई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई जानकारी नहीं है, तो ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज फेवरेबल. दैट इट इज फेवरेबल मीन्स what exactly I am assuming? Exactly. Rate of return on investment is higher than rate of interest on debt. क्या आपको ये बातें समझ रही है? यस. तो ये था आपका प्रेफरेबल कॉम्बिनेशन, मतलब मोस्ट प्रेफरेबल. क्या बन गया ये? मोस्ट प्रेफरेबल. समझा क्या? नाउ आपके कितने क्वेश्चंस बचे इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका होमवर्क था ना? पहले वो एक बार होमवर्क का जो आंसर है वो डिस्कस कर लेते. क्वेश्चन नंबर 12. DTL and DFL of the companies 3 and 2. What is DTL, guys? DCL, degree of total leverage, is nothing but degree of combined leverage. The company pays annual interest कितने का? 60,000. Preference share dividend of 16,000. Everybody. Total variable cost of company is 2 lakh rupees. Applicable tax rate is 60%. What is the amount of sales and fixed operating cost? आ जाओ श्रेया, सॉल्व कर लो इधर आकर. आ जाओ. होमवर्क किया रहेगा ना आपने? आ जाओ. दौड़ती दौड़ती आओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास. ये पेन स्टार्ट. विदाउट देखे ना, बुक वुक नहीं ले गई तू? ड्यूअल डायरेक्ट 1.5 कहां से लाया? ड्यूअल 1.5 लिखो तो पहले. 3 डिवाइडेड बाय 2, कुछ तो मेहनत कर. हाँ, खुद से सॉल्व किया ना? यस. तो आपके पास इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि डीटीएल डीसीएल दिया, डीटीएल एंड डीएफएल दिया था, तो डीओएल निकल सकता है आपका. डीओएल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 3 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा. आपका आंसर 1.5 आता है. अब डीएफएल का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो जहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है. तो जब प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा रहता है तो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स होता है फॉर्मूला. हमेशा सुबह से हो रहा है. मतलब ये बोल रहा है इधर मत देखो, अपने अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, होता है. तो आपका ईबीआईटी का आंसर 2 इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस 60,000 का इंटरेस्ट माइनस 16,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना? 0.6. बराबर क्या? 16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 करेंगे, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 0.4 करेंगे, कितना आएगा? 16,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 40,000 प्लस 60,000, 1 लाख. तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ईबीआई 2 इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस 1 लाख. करेक्ट? नीचे जगह ना, हाँ ठीक है.
तो EBIT कम्स टू 2 लाख, बराबर है क्या इनका आंसर? EBIT कम्स टू 2 लाख, करेक्ट है। अब क्या करेंगे आगे? EBIT इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग। आपको सेल्स पूछा है, सेल्स इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, बट कंट्रीब्यूशन रेडी नहीं है अपने पास, तो आप DOL से निकालोगे उसे। आपके पास EBIT रेडी हो चुका है, DOL इज इक्वल टू क्या किया रे, बाप रे बाप रे बाप रे, रुको रुको, ऐसे लिखते लिखते नींद आ गई थी है ना? अभी अच्छा लिखे, वो उधर हेड ऑन कर रही थी इसलिए मैंने उसको बुलाया इधर, तो मुझे लगा अभी लिखते लिखते। इतना नींद कैसे आता है? सस्ता नशा क्या? EBIT इज 2 लाख। ये क्या लिखा है इसने? हाँ तो हाँ लिखो लिखो, 2 लाख इंटू 1.5, 3 लाख का कंट्रीब्यूशन, करेक्ट है क्या? एंड कंट्रीब्यूशन आ गया तो 3 लाख प्लस फिक्स वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 2 लाख। आपका आंसर आता है 3 + 2 = 5 लाख। 5 लाख का सेल्स है। दो चीजें पूछी थी आपको, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी निकालना था आपको। फिर से सेल्स इज इक्वल टू क्यों लिख रही है तू? हो गया ना आंसर, सेल इज इक्वल टू, अभी फिक्स कॉस्ट निकाल। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? डिफरेंस बिटवीन EBIT एंड कंट्रीब्यूशन। सो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू EBIT माइनस कंट्रीब्यूशन। ये क्या कर रही थी? सो 5 लाख, सॉरी कितना कंट्रीब्यूशन? 3 लाख माइनस EBIT 2 लाख, तो फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 1 लाख। करेक्ट है क्या आंसर? वेरी गुड, चलो बढ़िया है। जगह जागते रहो इसके लिए, वेरी गुड। बोलिए, ये आंसर में किसी को कोई डाउट है? चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के आगे स्टार्ट करके बताओ कौन सा पेंडिंग है अभी? 6 पेंडिंग है। पहले 6 पे आ जाओ। कितने क्वेश्चंस बचे हमारे? सिर्फ 3 बचे। ठीक है, 6th क्वेश्चन के लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट आना चाहिए। पहले ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट की खासियत ये होती है, एट ब्रेक इवन पॉइंट, थोड़ा अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो, आपका ऑपरेटिंग पार्ट होता है सेल्स, माइनस किया जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, मिलता है आपको कंट्रीब्यूशन, माइनस किया जाएगा फिक्स कॉस्ट, आपको मिलता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब EBIT। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं EBIT। तो आप बताएंगे दोस्तों, अगर ये 0 है तो ये सेल्स लेवल कितना है? इसको हम क्या बुला रहे हैं? ब्रेक इवन सेल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ब्रेक इवन सेल्स मींस यहां पर ऊपर ऐसा कौन सा सेल्स लेवल है कि नीचे EBIT मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे, कॉमन सेंस से बताएंगे कि अगर नीचे 0 आंसर है तो 2 आइटम सेम रहने चाहिए। कौन से 2 आइटम सेम रहेंगे? कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट। तो कैन आई ऑल्सो से एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑलवेज माई कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट? एट ब्रेक इवन पॉइंट माई कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। क्लियर एवरीबॉडी? ब्रेक इवन पॉइंट अभी तक कॉस्टिंग में आया नहीं रहेगा ना आपके? सर ने नहीं सिखाया रहेगा ना? ठीक है।
उसी बेसिस पर हमारा एक और मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है। आपने ये फॉर्मूला मेरे साथ पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो, DOL इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MOS। ये वाला फॉर्मूला मैं आपको कंसेप्चुअली तो बता चुका हूं, इनवर्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज योर DOL, बट इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आता है, बट उसके लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट अच्छे से आना चाहिए। तो आपके नोट्स में अगर आप देखोगे तो एक जगह मैंने आपको ब्लैंक स्पेस दिए, वहां पे हम लोग साथ में लिखने वाले थे। पेज नंबर 20 है शायद, पेज नंबर 20 है, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ DOL एंड MOS। वहां पर मैं आपको लिखा के दूंगा, बट तब जब आपके कॉस्टिंग में आपका ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए PV रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, वो सब हो जाना चाहिए। तो आप बेस्ट रहेगा कि आप मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग के वक्त या उसके बाद बता दो, तब हम वापस से इसका रिवीजन कर लेंगे। कौन से कॉन्सेप्ट का? DOL इज इक्वल टू 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तब तक के लिए पेज नंबर 20 वाला वो स्पेस ब्लैंक रहेगा आपका। आपको तब तक के लिए ये फॉर्मूला कंसेप्चुअली पता है, मैथमेटिकली पता नहीं है। मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे, उसी बहाने वापस से एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज दिस कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। एट ब्रेक इवन पॉइंट your sales will be such a level of sale that your EBIT, that is operating profit, will be zero। ना नेगेटिव चाहिए ना पॉजिटिव चाहिए, एग्जैक्ट जीरो चाहिए। एग्जैक्ट जीरो के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, बट वो तब जब ब्रेक इवन पॉइंट चल रहा है तब, ठीक है। ये कंसेप्ट समझा अच्छे से? क्या कंसेप्ट? मैंने दो ही बातें बोली अब तक आपको। एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स योर EBIT, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इज जीरो। और दूसरी बात मैंने बोली आपको कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट। कोई रट्टा मारने वाली बात है क्या? कंसेप्चुअली रजिस्टर हो गया दिमाग में? ओके। अब इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन बोलता है आर्या लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 2000 यूनिट्स। Break even point is 2000 units. If the item is sold for 14 rupees per unit, cost accounting department has currently identified variable cost of rupees 9 per unit. Calculate the degree of operating leverage for sales volume of 2500 units and 3000 units. क्या करने बोला इन्होंने? DOL निकालने बोला। कौन से लेवल पर? 2500 एंड 3000 लेवल पर बोला यूनिट्स। और आगे बोला है व्हाट डू यू इन्फर। इन्फर मींस कंक्लूड। इन्फर का मतलब कंक्लूड। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स एंड देयर डिफरेंस इफ एनी। तो आप मुझे खुद बताएंगे दोस्तों एक बार अच्छे से समझ के कि अगर आप बोल रहे हो आपका 2500 का सेल्स है जो किधर जाने वाला है? 3000 लेवल पे जाने वाला है। तो नाउ टेल मी विदाउट सॉल्विंग कि आपका DOL 2500 एंड 3000 लेवल पर, तो 3000 लेवल पे बढ़ना चाहिए DOL या घटना चाहिए? आपका DOL कम होना चाहिए। एवरीवन सही है कि नहीं है? क्या ये हमने क्लास में डिस्कस किया था? सेल्स जितना बढ़ता है इंपैक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट उतना कम होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था अपन, इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था, क्योंकि वहां पे 1 लाख यूनिट्स एंड 1,20,000 यूनिट्स था। हमने वहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला, फाइनेंशियल लेवरेज निकाला। देख लो आप लोग, आपके ऑपरेटिंग लेवरेजेस और फाइनेंशियल दोनों 2 टाइम्स थे, और वो बाद के लेवल पर कितने बन गए? 1.71 एंड 1.56। मैं इसलिए आपकी तरफ फिर से देखा, आप भयानक लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाते हो। क्या नाम है आपका? नहीं नहीं बोलूंगा नहीं माइक में, फिर भी मुझे सुनना है, ठीक है। अब अगर अगली बार ध्यान नहीं दिया तो नाम के साथ बोलूंगा फिर, ठीक है। चलो यहां पर
whenever your sales are increasing, your DOL should what? Decrease. तो अपने को सॉल्यूशन के पहले पता है कि DOL अपना घटने वाला है. एक बार आप एक्चुअल सॉल्यूशन निकाल के देख लेंगे. 2500 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, दो लेवल है आपके. दोनों पे यूनिट सेलिंग प्राइस पता है क्या? हाँ, कितना? 14. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट पता है? 9 पर यूनिट है. तो ऑब्वियसली आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हो, सेल्स भी निकाल सकते हो. क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा. फिक्स कॉस्ट पता है क्या? मैं बात कर रहा हूं 2500 एंड 3000 लेवल पर. क्या आपको फिक्स कॉस्ट पता है? नहीं पता. नहीं पता है, बट आप निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? पहले 2000 लेवल पर सेल्स निकालो, वेरिएबल कॉस्ट निकालो, जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो फिक्स कॉस्ट रहेगा, क्योंकि 2000 यूनिट्स अपना ब्रेक इवन पॉइंट है, और ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. माय डियर फ्रेंड्स, अब ये तो 2000 लेवल पे हुआ, अपने को तो 2500 एंड 3000 लेवल पे चाहिए. अब क्या करोगे आप? एग्जैक्टली, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. सॉल्व कर लोगे? चलो. एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉमा contribution is equal to fixed cost. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सिंस. क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. सिंस EBIT इज 0 लिखो. सिंस EBIT इज 0, ठीक है. सिंस EBIT इज 0, तो अब आप क्या कर सकते हो? एट ब्रेक इवन पॉइंट कहां तक पहुंचोगे? कंट्रीब्यूशन तक पहुंचोगे. क्या ना डायरेक्टली से आपका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, गाइस पे अटेंशन, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2000 यूनिट्स इनटू 14 माइनस 9. अरे समझा कि नहीं? 14 क्या है सर? सेलिंग प्राइस पर यूनिट. 9 क्या है सर? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो ऊपर का डिफरेंस क्या हुआ? नहीं बोल दो, फिक्स कॉस्ट बोल ही दो, आखिर इच्छा पूरी कर लो. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू 2000 करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. कितना आया? 10,000. सो कैन वी से देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कितना? 10,000. फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000. एवरीवन? वो टेबल के वहां पर हेडिंग दे सकते हो आप, इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट. सॉल्व करो. सेल्स एट द रेट 14 पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 9 पर यूनिट. देयरफॉर कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर EBIT. एंड लास्ट लाइन में हम बोलेंगे DOL इज इक्वल टू contribution divided by EBIT. फेस टू फेस वाले सभी स्टूडेंट्स को सीरियल की चली गई है आज. यस आ गई है बेटा. मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूं आपको
कि आज इशू हो चुकी है ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास। आपको मेल में स्पैम में चेक करना होगा, CA Lectures PS ये ईमेल आईडी से मिल जाएगा। आपका सीरियल की किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे आप, क्योंकि वो सेंसिटिव होता है, और अगर वो सीरियल की अगर लीक हो गया तो आपके सीरियल की से दूसरे कोई भी एक्टिवेट कर सकता है और आपका सीरियल की का फिर कोई यूज नहीं रहेगा। इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। कभी भी किसी ग्रुप में शेयर मत किया करो सीरियल की। और फेस टू फेस वालों को 1 टाइम व्यू मिला है ताकि आप रोज क्लास आओ, और पूरे क्लास अगर 130 आवर्स का है तो आपको 100 आवर्स का बैकअप मिला है। पूरी बैच का बैकअप नहीं मिला है, इसका मतलब आप पूरी बैच वापस से नहीं देख सकते हो, यस, बट बैच का मैक्सिमम कंटेंट ऑलमोस्ट 70% कंटेंट आप देख पाओगे ताकि आप रोज क्लास आओ। ऐप CA प्रशांत सर ऐप है। बोलिए सेल्स कितना है? 35,000 एंड नेक्स्ट लेवल पर 42,000। वेरिएबल कॉस्ट 22,500 27,000। अरे आ रहा है क्या सबका आंसर? फिर क्लास में से आवाज सबकी नहीं आ रही है इसलिए पूछ रहा हूं। कंट्रीब्यूशन कितना है? 12,500 15,000। फिक्स कॉस्ट 10,000 10,000, बिकॉज फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। तो ये आ गया 2,500 और ये आ गया 5,000। अब यहां पर ये डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, 15 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा। आपका DOL घट चुका है एज एक्सपेक्टेड, आपका DOL कम हो चुका है। आप क्या इंटरप्रिटेशन बोलोगे, क्या कंक्लूजन बोलोगे इसका कि क्यों घटा हो? एज सेल्स इंक्रीजेस the impact of fixed cost decreases, hence DOL is decreased. Everyone right there? As sales increases, impact of fixed cost is decreased, resulting in lower DOL. Resulting in lower DOL. As sales increases, the impact of fixed cost is decreased, resulting in lower DOL. मतलब ही रिस्क क्या हो गया? रिस्क क्या हो गया? कम हो गया ना, ऑफ कोर्स। देखिए लेवरेज एडवांटेज है तो रिस्क भी है। क्या बोला था याद है ना? लेवरेज के 2 साइड है। एक एडवांटेज है, जब सेल्स बढ़ता है तो अच्छा लगता है, एडवांटेज मल्टीपल टाइम से आपका EBIT बढ़ता है, आपका EPS बढ़ता है। बट लेवरेज डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जब सेल्स घटता है तो मल्टीपल टाइम्स EBIT घटता है और EPS भी घटता है। Everyone understood properly? Everyone understood properly? Very good. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, बट 15th के पहले एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा आपको। कंसेप्ट ऑफ बीटा, शेयर मार्केट का टर्म है ये बीटा। आज शाम 6 बजे, आज शाम 6 बजे पॉडकास्ट होगा मेरे YouTube चैनल पर। फेस टू फेस कुछ नहीं होगा। पॉडकास्ट में जनरल मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट डिस्कस किए जाएंगे। जो लोग गलत सोचते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, वो सोच क्या है, वो गलत क्यों है, या कुछ फैक्ट्स है स्टॉक मार्केट के जो लोगों को पता है बट वो फैक्ट है, कुछ बातें पता है बट वो गलत है, उसको मिथ्स बुलाएंगे। तो थोड़ा क्लैरिटी अबाउट स्टॉक मार्केट के लिए आज का पॉडकास्ट शाम को 6 बजे रहेगा मेरे चैनल पर, CA प्रशांत साड़ा चैनल पर। और कल से आपका वो जो बैच है वो 5 डेज के लिए 40 मिनट्स एवरीडे रहेगा। इस क्लासरूम में नहीं, नीचे वाले एक्सपर्ट के सामने जो क्लासरूम है वहां पर होगा। एक्सपर्ट के सामने जो क्लासरूम है ना वहां पर होगा। हाँ हाँ ऑब्वियसली वहां पे आके बैठना ही है आपको।
कितने लोग अटेंड करने वाले कल से 5 डेज के लिए? ओके डन, बैठ जाओगे फिर नीचे आराम से। 300 का कैपेसिटी उधर है, 300 से 350 का ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वो जो सेशन रहेगा वो यूट्यूब लाइव भी रहेगा, यूट्यूब लाइव मेरे चैनल पे रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा उधर, डोंट वरी, उसको हम डिलीट नहीं करेंगे। और आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा आपके फेस टू फेस वालों का, उस ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा कल से, ठीक है। चलिए गाइस, बाद में भी रहेगा, हम डिलीट नहीं करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। उसको भी 2x में देख लेंगे। बोले कैसे गड़बड़ में ये लोग, हर चीज में तुम 1.5 और 2x करोगे ना बेटा। तो भैया आपकी जिंदगी के बहुत काम बहुत जल्दी हो जाएंगे, मानो भैया, ऐसा मत किया करो। आते हैं स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट पर, बीटा पर। अब सब लोग ध्यान देंगे इधर। व्हाट एग्जैक्टली इज बीटा? ध्यान से सुनो। आप सबको सेंसेक्स पता है, निफ्टी पता है, सिर्फ नाम पता है या एक्चुअल में वो क्या होता है पता है? कितने लोगों को एक्चुअली पता है क्या होता है सेंसेक्स एंड निफ्टी, कैसे निकलता है? वेरी फ्यू ऑफ यू, वेरी फ्यू ऑफ यू। ओके ठीक है, ध्यान से सुनो। यस यस यस, आप बोल रहे हो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मुझे पता है कि मैक्सिमम जनता को कहां तक पता है। देखिए ध्यान से सुनिए, सेंसेक्स जब आप बोलते हो तो इट इज नो डाउट एन इंडिकेटर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये तो सबको पता होगा। निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो स्टॉक एक्सचेंज का, दोनों का इंडिकेटर हो गया। एक का बीएससी दैट इज सेंसेक्स, दूसरा निफ्टी वो एनएससी का है। नाउ सेंसेक्स की अगर बात करेंगे तो आपको यह भी पता है कि वो टॉप 30 कंपनीज का एवरेज होता है। यहां पर निफ्टी की बात करेंगे तो वो टॉप 50 कंपनीज का एवरेज होता है, ये भी पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। बट ये ऐसे कैसे कैलकुलेट होता है, वो हर कंपनी यहां पे 30 हो या वहां पर 50 हो तो इनको वेट्स असाइन किए जाते हैं, और इनके वेट्स बहुत से पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं। उन वेट्स के अनुसार वेट इनटू प्राइस, वेट इनटू प्राइस, वेट इनटू प्राइस का टोटल जो आएगा वो आपका सेंसेक्स होगा। और इधर वेट इनटू प्राइस, वेट इनटू प्राइस करोगे तो इधर का निफ्टी आएगा। इधर 50 आइटम चलेंगे और इधर 30 आइटम चलेंगे, बट दोनों जगह के वेट्स भी अलग है और दोनों जगह का लॉजिक भी अलग है। लेटेस्ट में आपने सुना होगा कि विप्रो सेंसेक्स एंड निफ्टी में से निकल गया है और उसकी जगह अदानी एंटरप्राइजेस आया है शायद। आई डोंट रिमेंबर कौन सा स्टॉक आया अदानी का, आई थिंक अदानी एंटरप्राइजेस आया है। तो दैट स्टॉक इज गेटिंग एडेड इनटू द सेंसेक्स एंड द निफ्टी। इट इज एक्चुअली यू कैन से कमांडेबल थिंग जब आप बोलते हो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक सेंसेक्स या निफ्टी में आता है। इसका मतलब ही हम खुद बोल रहे हैं कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे वन ऑफ द टॉप कंपनीज वो है। बट इतना भी प्राउड फीलिंग नहीं होता है जब से सत्यम का घोटाला होता है, क्योंकि सत्यम का घोटाला जब सामने आया था तब सत्यम भी इंक्लूडेड था उस सेंसेक्स एंड निफ्टी में। तो आप जब बोलते हो ना सेंसेक्स और निफ्टी में ये 50 कंपनी है, ये 30 कंपनी है, तो आप सिर्फ उन 30 या 50 में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ है। आप बोल सकते हो कि ठीक है एक पैरामीटर के एंगल से सेफ है, बट कंप्लीटली सेफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया भाई कभी भी कोई भी स्कैम आपके सामने कभी भी आ सकता है। बट एज फार एज नाउअडेज आफ्टर सत्यम स्कैम थोड़ा सा और भी अलर्ट आ गया है, क्योंकि 2009 शायद वो ईयर था, 8-9 का बात है ना जब सत्यम स्कैम आया था। और 1992 में आपका हर्षद मेहता स्कैम आया था। तो हर्षद मेहता स्कैम के बाद ये सबसे बड़ा स्कैम था स्टॉक मार्केट का। तो नो डाउट थोड़ा एक्सपीरियंस से सेबी भी सीख रहा है और सेबी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स कर रहा है। आपने लेटेस्ट में अगर मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो करते होंगे तो आई एम प्रशांत सारडा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर भी आपको एक वीडियो दिखेगा, नहीं मैं टाइम पास भी डालता हूँ बट उसके साथ साथ नॉलेज भी रहता है। तो नॉलेज ये था कि अभी लेटेस्ट में सेबी ने एक नया नोटिफिकेशन लाया है, 14 अक्टूबर से कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो वो कार्वी के वजह से हुआ है। कार्वी ब्रोकिंग हाउस पता होगा आपको, कार्वी ब्रोकिंग हाउस वन ऑफ द
टॉप मोस्ट ब्रोकर्स ऑफ इंडिया में से थे, जब ये ग्रो और जीरोधा वगैरह नहीं थे तब की बात है। तो एक सिस्टम हुआ करता था, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना कि क्या रूल चेंज हुआ और क्या सिस्टम था और क्या अभी हो गया। जस्ट टू गिव यू जस्ट अ फेयर आइडिया कि क्या था वो, कि जब भी कोई बायर सिक्योरिटीज बाय करता है तो ब्रोकर के थ्रू बाय करता है, क्योंकि अपना डायरेक्टली बीएससी एनएससी में कुछ नहीं है, अपना अकाउंट ब्रोकर के पास है, ब्रोकर का अकाउंट एनएससी बीएससी के पास है। तो ब्रोकर के थ्रू हम लोग जब शेयर बाय करते हैं तो जो भी सेलर होता है उसके शेयर्स जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास आते हैं और वहां से ब्रोकर के पूल ऑफ अकाउंट में आते हैं, और ब्रोकर उस पूल ऑफ अकाउंट के शेयर्स को क्या करता है, इंडिविजुअल बायर के डीमैट में ट्रांसफर करता है। ये अभी हो रहा है, एज ऑफ नाउ ये सिस्टम है। बट कार्वी ब्रोकिंग हाउस ने क्या किया, उनके पूल ऑफ अकाउंट में जितने भी बायर्स के शेयर्स हुआ करते थे वो एवरेजली फ्यू करोड़ के हुआ करते थे, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास उतने डीमैट अकाउंट्स थे, मतलब उतने कस्टमर थे। तो वो पूल ऑफ अकाउंट के शेयर्स को उन्होंने प्लेज किया बैंक में, जो कि उनके थे ही नहीं, सिर्फ उनका पूल ऑफ अकाउंट था वो, और उस पूल ऑफ अकाउंट में किसके शेयर्स थे, बायर्स के, जिनका भी डीमैट कार्वी में है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट लोन उठाया और मार्केट में लगाया, कुछ रियल एस्टेट में लगाया, कुछ डाइवर्सिफाई कर दिया, और ऐसे कर कर चलता था उनका, और फंडिंग मिलता था उनको। ये फंडिंग मिलना चाहिए क्या, ऐसा प्लेज अलाउड भी होना चाहिए क्या, ऐसा हुआ, मगर दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया। और ऐसा होने के बाद कार्वी को, ये सेबी को पता चला कि एग्जैक्टली क्या घोटाला हुआ, एंड फिर सेबी ने वो ब्रोकिंग हाउस को बैन कर दिया। जितने भी डीमैट होल्डर्स थे वो भी प्रॉब्लम में आ गए थे थोड़ी देर के लिए, बट अभी वो सॉर्टेड है। और अब सेबी ने उसकी वजह से एक रूल लाया कि जो भी हमारा अब खरीदी होता है, आप ब्रोकर के थ्रू करते हो बाइंग, वो बाइंग करने के बाद सेलर के शेयर्स क्लियरिंग हाउस के पास आएंगे और डायरेक्टली इन्वेस्टर के डीमैट में आएंगे। मतलब ब्रोकर के पूल का अभी कोई संबंध ही नहीं है, कुछ ब्रोकर का काम ही हट गया है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या शेयर्स करेगा। इंडिविजुअल डीमैट में ट्रांसफरिंग का काम ब्रोकर का हट चुका है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम डायरेक्टली अभी बीएससी एनएससी से बाय कर सकते, अभी भी हमको ब्रोकर की जरूरत है, बट ब्रोकर के पूल ऑफ अकाउंट का कोई काम नहीं है, तो उसका मिसयूज अभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस पूल ऑफ अकाउंट में अब शेयर्स आएंगे ही नहीं। कौन सी डेट से, 14 अक्टूबर से ये रूल हो रहा है। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, ठीक है। और गाइस बीटा एग्जैक्टली क्या है, बात करते कंटेंट पे आते। बीटा ये होता है दोस्तों कि अगर सपोज 2 मिनट के लिए सब लोग शेयर मार्केट थोड़ा तो भी देखते होंगे, तो CNBC ये चैनल कभी देखा होगा आप, तो उस चैनल पे ऐसे एक स्ट्रिप घूमती है पूरा ऐसा, तो उसमें कुछ शेयर्स आपको ग्रीन में दिखेंगे, कुछ रेड में दिखेंगे। उधर ही आपको निफ्टी और सेंसेक्स भी दिखता है, गोल्ड सिल्वर भी दिखता है। तो निफ्टी अगर लेट्स से निफ्टी या सेंसेक्स अगर ग्रीन में है, तो क्या बीएससी पर जितने भी शेयर्स है सब ग्रीन में? मतलब मैं बोल रहा हूं कि सेंसेक्स बढ़ा तो सेंसेक्स बढ़ा इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हर कंपनी का शेयर बढ़ेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स का एवरेज बढ़ रहा है, टॉप 30 पूरे बढ़ने भी जरूरी नहीं है। टॉप 30 का वेटेड एवरेज लास्ट डे के मुकाबले बड़ा है तो वो ग्रीन में दिखता है। आर यू क्लियर? तो मान लीजिए कि आपका सेंसेक्स जो है, 2 मिनट के लिए सोचते एग्जाम्पल के तौर पे, कि हमारा जो सेंसेक्स है वो आज 10% ऊपर है, एग्जाम्पल। तो मेरा कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और मान लीजिए मेरा स्टॉक 25% से ऊपर गया। पहली बात बताइए, इज दिस पॉसिबल? इज दिस पॉसिबल? यस और नो? यस, ये पॉसिबल है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? मार्केट गया ऊपर 10% से, बट आपका स्टॉक गया ऊपर 25% से। तो ये आपको बता रहा है कि आपका स्टॉक ज्यादा सेंसिटिव है मार्केट से, आपका स्टॉक मार्केट से ज्यादा सेंसिटिव है। ये सेंसिटिविटी किससे मेजर होती है? बीटा से मेजर होती है। कितने टाइम्स सेंसिटिव है? 2.5 टाइम्स, उसी को बीटा बोलते हैं। सो हाउ विल आई डिफाइन बीटा? बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक
विथ रिस्पेक्ट टू ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स। एक बार रिपीट करो ये मेरे साथ। बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स इस एग्जांपल में कौन है? सेंसेक्स है। मतलब कौन सा मार्केट है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उस स्टॉक एक्सचेंज पे रिलायंस लिस्टेड है क्या? यस। रिलायंस आज कितना ऊपर गया? 25%, मेरे एग्जांपल में, एक्चुअल में नहीं। ओके। और यहां पर मार्केट कितना ऊपर गया? 10%। तो मार्केट के मुकाबले मेरा शेयर ज्यादा ऊपर गया। कितने टाइम्स ऊपर गया? 2.5। इसी को बोलते हैं बीटा। इसी को बोलते हैं बीटा। अगर मार्केट 10% से नीचे आता, ऊपर जाता है, व्हाटएवर, अपना स्टॉक अगर 5% से ऊपर जाता है, तो अब मेरा सेंसिटिविटी मार्केट से कम हो गया। कितना है? कितना है? 0.5 है। क्योंकि मार्केट जितना चेंज हो रहा है उससे आधा अपना स्टॉक चेंज हो रहा है। अब मार्केट अगर 10% से बढ़ा, अपना स्टॉक भी 10% से बढ़ा, तो इक्वल हो गया। तो इसको बोलते हैं 1। बीटा इज 1। मतलब हमारा रिस्क और मार्केट का रिस्क सेम है। फर्स्ट एग्जांपल में मेरा रिस्क मार्केट के मुकाबले ज्यादा है, सेकंड एग्जांपल में कम है, और थर्ड एग्जांपल में सेम है। समझा? सो दिस इज कॉल्ड बीटा। बीटा को डिफाइन कैसे किया हमने? सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स। कैन दैट इंडेक्स बी निफ्टी ऑल्सो? यस, नो प्रॉब्लम। निफ्टी भी हो सकता है, वो सेंसेक्स भी हो सकता है, डिपेंड्स आप बीएससी की बात कर रहे हो या एनएससी की बात कर रहे हो। अब इसको बीटा ही क्यों बोलते हैं सर? इसको अल्फा, बीटा, गामा इतने सारे नाम थे, बीटा ही क्यों बुलाया? क्योंकि इन अल्फा, बीटा, गामा, थीटा ये सब में सबसे फास्टेस्ट चेंजिंग वैल्यू बीटा की होती है। सबसे फास्टेस्ट चेंजिंग वैल्यू जो होती है वो बीटा की होती है मैथमेटिकली। तो यहां पर भी आप इमेजिन कीजिए कि मार्केट बदल रहा है, शेयर बदल रहा है, मार्केट बदल रहा है, शेयर प्राइस बदल रहा है, कितना फास्ट चेंज होता होगा चीजें। सेकेंड्स नहीं बोल रहा हूं मैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स भी चेंज होता है। तो आपका बीटा कभी कांस्टेंट रह सकता है क्या? ये क्लास एग्जांपल के लिए ठीक है। आज मार्केट 10% से बढ़ा, मेरा स्टॉक 25 से बढ़ा, बट भैया बीच में जब चेंज हो रहा था ना, तो मार्केट 8 था, तुम्हारा शेयर शायद 18 रहेगा, है कि नहीं? मार्केट कभी शायद 2% रहेगा, तुम्हारा शेयर 6% रहेगा, तब तो बीटा 3 टाइम्स हो गया अचानक से। तो बीटा का वैल्यू कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉन्स्टेंटली दोनों चेंज हो रहा है, मार्केट का इंडेक्स भी और अपना स्टॉक का प्राइस भी। अगर ये इतना फास्ट चेंज हो रहा है तो इमेजिन कीजिए बीटा का वैल्यू कैसे निकलता होगा? कॉन्स्टेंटली ऐसा निकलता होगा। इसलिए इसका नाम क्या गिर गया? बीटा। ऐसी चीजें आपको इंटरव्यू में पूछेंगे। इंटरव्यू में ये नहीं पूछते बीटा कैलकुलेट करके बता, वो करके तू बता चुका है इसलिए तू सीए बन गया है। क्या पूछेंगे अभी तेरे को? बीटा का मीनिंग बता, बीटा को बीटा क्यों बोलते ये बताओ। तो ऑब्वियसली वो आना चाहिए आपको। मैं परसों आपके साथ बोल रहा था, आपको याद होगा तो, रेलीगेट सिक्योरिटीज में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ जो सीए क्वालिफाई हुआ। उस फाइनल राउंड तक ऑलमोस्ट 4 या 6 लोग पहुंचे थे। उसका सिलेक्शन सिर्फ ये कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ, बीटा। समझे? सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द रेलेवेंस? ध्यान से सुनो। कोई भी शेयर में टोटल रिस्क जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलता है। वही अपना मैथ्स वाला सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलता है। बट उस रिस्क को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। बोलो एक बार, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब ही बीटा। सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करने के लिए क्या काम में आता है? बीटा। व्हाट इज एग्जैक्टली सिस्टमैटिक रिस्क? पहले वो समझ लो। जब मार्केट हिलेगा तो हमारा शेयर कितना हिलेगा, ये रिस्क किधर से आ रही है? मार्केट से आ रही है। और इस रिस्क को हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जब हिलता है ना, चलो 2 मिनट के लिए सोचते। लेटेस्ट एग्जांपल अपने सामने, 4 जून 3 जून को क्या हुआ था? एग्जिट पोल आए थे, रिजल्ट्स आए थे और मार्केट भयानक भागा था। बट 4 जून को रिजल्ट्स पूरे अलग आ रहे थे। कभी लग रहा था कि बीजेपी आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, राइट? जब जब लग रहा था आएगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा था। जब जब लग रहा था नहीं आ रहा है, सीटें नहीं बढ़ रही है, वापस मार्केट नीचे आ रहा था। क्योंकि थर्ड टर्म मोदी जी लेंगे नहीं लेंगे कोई भरोसा नहीं था। तो इमेजिन करो उस वक्त मार्केट का वॉलेटिलिटी कितना ज्यादा था। अब ऐसे वक्त
ऐसे वक्त आप टाटा स्टील हो, आप रिलायंस हो, आप आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हो, आप वोडाफोन आइडिया हो, सॉरी बट वो भी एक कंपनी है इसलिए, तो ये कुछ भी शेयर रहने दो, सबके शेयर्स के दाम गिरे थे 4 जून को, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाज द रीजन। क्या रीजन था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, तो ये नहीं देखा जाता कि इसका स्टील का बिजनेस है, उसका कंज्यूमर एफएमसीजी का बिजनेस है, या वॉट एवर इट इज अ मार्केट सेंटिमेंट्स, जिसकी वजह से मार्केट पूरा नीचे आता है, उसमें फिर आपका शेयर भी नीचे आता है। ऐसे रिस्क कहां से आ रही है? मार्केट से आ रही है। इस रिस्क का 2 नाम है, 3 नाम है रादर। मार्केट रिस्क भी बोलते, सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते, नॉन डाइवर्सिफाइबल भी बोलते। बोलो एक बार 3 नाम। सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। समझ गए? उसको आप कम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 4 जून को उसको कम करना रहता तो बाकी सब कंपनियां भी उसको कम करके दिखाती थी, बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छी से अच्छी कंपनियां, पूरा शेयर मार्केट गिर गया था तो वो भी गिरे थे। तो क्या ये रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या ये रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं क्या? यस। अवॉइड नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, बट मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करेंगे? बीटा के थ्रू। समझा क्या? ये रिस्क अनअवॉइडेबल है, इसलिए इसका नाम है नॉन डाइवर्सिफाइबल। बट इस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते तो मेजर तो करो, और इसीलिए मेजर करने के लिए हमारे पास क्या आता है? बीटा। बीटा इसका मतलब किस मेजरमेंट के काम में आ रहा है? टू मेजर द विच रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट रिस्क, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। बट दूसरा भी एक रिस्क होता है, क्या नाम बोला था मैंने उसका? वेरी गुड, अनसिस्टमैटिक। उसका तो एक और नाम होना चाहिए, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? डाइवर्सिफाइबल। वो रिस्क भी होता है। शेयर में टोटल रिस्क 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक की बात कर ली अपन ने, अनसिस्टमैटिक की बात करते हैं, विच इज डाइवर्सिफाइबल। ठीक है, ध्यान दो इधर, हेड डाउन नहीं करने का भाई क्लास में, ध्यान दो इधर, पीछे आसपास वाले धप्पा मारने के लिए रेडी रहो उसको। ठीक है, नाउ जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क है वो क्या होता है? दोस्तों आपने सुना होगा कि आपके सभी इन्वेस्टमेंट्स एक जगह नहीं होने चाहिए। होता है, सुना है क्या आपने? बोलते हैं ना, इट इज द सेइंग दैट नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि वो बास्केट गिर गया तो एग्स पूरे फूट जाएंगे। वैसे ही सेम आपका पूरा इन्वेस्टमेंट अगर सॉफ्टवेयर में है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अगर डाउन हो गया तो आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा। तो कंपनी के हद तक भी यही रूल एप्लीकेबल होता है दोस्तों। कंपनी की हद तक ऐसा होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स मतलब आप एक कंपनी हो, आपका पूरा पैसा एक ही जगह लगा रहेगा तो चलेगा क्या? फिर वो लाइन अगर फॉर्म में है तो आप बहुत आगे जाओगे, बट वो लाइन अगर डाउन हो गया तो आप बहुत पीछे आ जाओगे। जैसे कि आज इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी आप देखते हो, ये सब डाइवर्सिफाइड है, बट काफी कंपनीज ऐसी है जो डाइवर्सिफाइड नहीं भी है। एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन करो कि ऑटोमोबाइल मार्केट जो है वो डाउनफॉल में चला गया, एनी रीजन ऑटोमोबाइल मार्केट डाउनफॉल में हो गया, पूरा नीचे जा रहा है ऑटोमोबाइल मार्केट। आप मारुति हो, मारुति कंपनी वर्सेस दूसरी कंपनी है टाटा। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस में दिखा रहा हूं आपको, ऑटोमोबाइल मार्केट नीचे जा रहा है, इससे ज्यादा इंपैक्ट किसको होगा? मारुति को होगा फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि टाटा ने सब जगह अपना पैसा डाला है। कॉन्ग्लोमरेट कंपनी बोलते हैं, याद होगा तो आपको। कॉन्ग्लोमरेट मतलब डाइवर्सिफाइड, जैसे कि आपका आईटीसी कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, टाटा है, ये सब क्या है? कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, मतलब डाइवर्सिफाइड कंपनी से। तो टाटा ने अपना पैसा ज्वेलरीज में भी डाला है, स्टील में भी है, टाटा सॉल्ट में भी है, टाटा कंज्यूमर गुड्स में भी है, सब जगह है। टाटा फाइनेंस में, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, आप नाम लो वो फील्ड में आपको टाटा मिल जाएगा। अभी तो साड़ियों के बिजनेस में भी टाटा आ गया है। तो ऐसे केस में आपका टाटा जो है ये हर जगह इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो डेफिनेटली ये इन्होंने क्या किया, टाटा ने खुद का अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम डाइवर्सिफाइबल बोल रहे हैं, वो डाइवर्सिफाई करके रखा है। बट मारुति ने ऐसा किया है क्या? मारुति इज इनटू ओनली वन बिजनेस, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल डाउन, मारुति डाउन।
अगर ऑटोमोबाइल अप है तो मारुति भी अप है, समझे? तो ये होता है अनसिस्टमैटिक, जिसको हम बुला रहे डाइवर्सिफाइबल। तो कोई भी स्टॉक में, कोई भी शेयर्स में कितने टाइप के रिस्क है? एवरीवन विद मी? दो टाइप। ये एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बोल रहा हूं कितने टाइप के रिस्क है? दो। पहला सिस्टमैटिक, दूसरा अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक के तीन नाम, नॉन डाइवर्सिफाइबल, मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क। क्लियर? दूसरा रिस्क अनसिस्टमैटिक, जिसका एक और नाम है डाइवर्सिफाइबल। डाइवर्सिफाइबल क्या होता है? बाय एंटरिंग इनटू अनदर बिजनेस यू कैन डाइवर्सिफाई योर रिस्क। एक सेक्टर अगर पीछे जा रहा है तो दूसरा सेक्टर ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका रिस्क बैलेंस हो जाएगा। इस रिस्क को हम बुला रहे हैं डाइवर्सिफाइबल। क्या ये रिस्क को आपने कम किया? क्या ये रिस्क को आपने मिटिगेट किया, कम किया? यस, बाय एंटरिंग इनटू अनदर टाइप ऑफ बिजनेस। बट जो फर्स्ट टाइप का रिस्क था, सिस्टमैटिक रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ये क्या था? इसको हम कम नहीं कर सकते। ये इकोनॉमी के जनरल फैक्टर्स की वजह से सभी कंपनियों का, सभी इंडस्ट्री को झेलना पड़ता है। 4 जून को जो रिजल्ट्स आए थे, सिर्फ आईटी कंपनी नहीं झेल रही थी उसको। ऑटोमोबाइल हो, आईटी हो, एफएमसीजी हो, कंज्यूमर गुड हो, कुछ भी हो, हर कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरा था उस दिन, एक्सेप्ट फॉर फ्यू, वेरी फ्यू। बाकी सब कंपनियों का नीचे गिरा था। तो अब इसको क्या बुलाएंगे? ये है नॉन डाइवर्सिफाइबल, इसी को बुला रहे हम सिस्टमैटिक। और इसको हम क्या कर रहे हैं? बीटा के थ्रू मेजर कर रहे हैं। समझा क्या? कंसेप्ट ऑफ बीटा वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर आप लिखोगे देयर आर 2 types of risk. There are 2 types of risk. There are 2 types of risk in any stock. Number 1 अनसिस्टमैटिक लिख देंगे। नंबर 1 अनसिस्टमैटिक, ध्यान दे भाई, अनसिस्टमैटिक या डाइवर्सिफाइबल। अनसिस्टमैटिक या डाइवर्सिफाइबल रिस्क, अनसिस्टमैटिक या डाइवर्सिफाइबल। क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं डिक्टेट करता हूं आपके लिए, ठीक है? सिर्फ आप लोगों के लिए। दिस रिस्क, अनसिस्टमैटिक डाइवर्सिफाइबल के लिए लिखो, दिस रिस्क कैन बी reduced through diversification. This risk can be reduced through diversification, since it is restricted to particular company oblique industry. It is restricted to particular company oblique industry. Example, टाटा वर्सेस मारुति। जानबूझकर एग्जाम्पल वही लिख रहा हूं ताकि आपको क्लिक हो जाएगा जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है? टाटा वर्सेस मारुति, तो ये बन गया डाइवर्सिफाइबल। समझ गया? ये आप क्यों रिड्यूस कर पा रहे हो? बिकॉज इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन कंपनी और इंडस्ट्री। मेरे एग्जाम्पल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउनफॉल था। वैसे कभी कभी क्या होता है, कोई इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल शॉर्टेज होता है। जैसे कि आपको याद होगा 2 साल 3 साल पहले कोविड टाइम्स के जस्ट बाद, वो जो एक चिप होती है गाड़ी के अंदर, उस चिप को बनाने का शॉर्टेज हो गया था। तो उसमें वेदांता कंपनी जो थी इंडिया की, उसके साथ टाइप हुआ था कि वो चिप्स बनाने वाली है, चिप्स। तो जो चिप्स यूज होती है गाड़ी के मेकिंग में, ऑटोमोबाइल के मेकिंग में, उसका अगर शॉर्टेज हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है?
ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, गाड़ियां प्रोड्यूस नहीं होगी तो सेल कैसे होगी? समझा एक प्रॉब्लम कैसे इंपैक्ट किया? अब ये एक इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर रहा है, बाकी इंडस्ट्री को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये बन गया मेरे लिए विच रिस्क? अनसिस्टमैटिक रिस्क। बट अगर मेरा दूसरा भी बिजनेस होता है, ऑटोमोबाइल के अलावा मेरा सीमेंट का भी बिजनेस है, मेरा मे बी एफएमसीजी में भी बिजनेस है, तो डेफिनेटली मेरे पे ये इंपैक्ट कम आएगा, आएगा बट कम आएगा। इसको हम रिड्यूस कर पाएंगे, इस इंपैक्ट को हम रिड्यूस कर पाएंगे। समझे क्या? नाउ कमिंग टू सिस्टमैटिक ऑब्लिक नॉन डाइवर्सिफाइबल ऑब्लिक मार्केट रिस्क। इसके लिए आप बोलोगे दिस रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड this risk cannot be reduced through diversification since this risk cannot be reduced through diversification since it is applicable to all companies oblique industries, all companies oblique industries. Example, political instability, जून 4 2024। सही है ना? हाँ, 4 जून को ही होने वाला था इनका 400 पार, है ना? तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इस दिन मार्केट गिरा। ऑब्वियसली आपकी कोई भी कंपनी, कोई इंडस्ट्री में रहो, कुछ भी रहो, तो भी ये रिस्क तो सबको झेलना पड़ा। इस रिस्क को क्या नाम देंगे? सिस्टमैटिक। दिस रिस्क कैन बी मेजर्ड, this risk can be measured using beta. This risk can be measured using beta. beta is मैं बोल रहा हूं 2-2 3-3 बार, उधर देखो ही मत, जितना देखोगे उतना इरिटेशन होगा। बीटा इज सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक, W.R.T क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू, W.R.T इज विथ रिस्पेक्ट टू ब्रॉड बेस मार्केट इंडेक्स, लाइक सेंसेक्स, निफ्टी एक्सेट्रा। जैसे सेंसेक्स निफ्टी होता है, वैसे ही फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऐसे बहुत से होते हैं। निफ्टी को ही निफ्टी 50 बोलते हैं। हाँ, अभी ऐसे बहुत सी चीजें, आपको ये 5 डेज के सेशंस जो होने वाले हैं ना, वो उसमें सब कुछ समझ जाएगा, कौन से इंडिकेटर्स होते हैं वगैरह, और उन किस काम में आते हैं। नाउ आपको सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क क्लियर हुआ? आपको मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क थ्रू बीटा समझा? ये एग्जाम्पल आपके एक्स्ट्रा पेज पर लिखना है आपको। ये एग्जाम्पल या एक स्टिकी नोट है आपके पास, तो वो इधर ही लगा दो, कोई बात नहीं। क्या क्या जगह है इतनी? लिख लो। सेंसेक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए RIL लिखा जाता है, एंड बीटा।
हाँ, इंडेक्स और इंडिविजुअल स्टॉक इनवर्स भी जा सकते हो, उस टाइम पर बीटा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। बीटा वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि ओवरऑल मार्केट को शायद बढ़ा रही है बट आपके स्टॉक को घटा रही है, हो सकता है। अभी जो स्टॉक मार्केट के क्लासेस है उसमें लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों भी होगा, बट मेनली लॉन्ग टर्म होता है, इन्वेस्टमेंट्स पे ही फोकस कर जाएगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपको डेली बेसिस पर ट्रेडिंग ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट ट्रेडिंग भी हम लोग बताएंगे, क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये यूनिवर्सली आप यूट्यूब चैनल पे रहेगा, बाकी लोग भी रहते हैं मेरे चैनल पे, वैसे भी सिर्फ सीए स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस 5 डेज में क्या क्या बता पाएंगे, देखते हैं। शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस होता है भैया, आज के सेशन को अटेंड कर लो, आपको समझ जाएगा। आज के पॉडकास्ट को अटेंड कर लो, आपको समझ जाएगा। हो गया, लिख लिया ये। जब आपका सेंसेक्स और स्टॉक का रिलेशनशिप अपोजिट होता है तो बीटा वैल्यू नेगेटिव होता है। रिमेंबर, बीटा वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। जरूरी नहीं होता कि मार्केट बढ़ा तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, मार्केट घटेगा तो आपका स्टॉक घटेगा। जैसे कि कोविड टाइम्स, अगेन जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक इंसिडेंस था, वैसे ही कोविड भी एक इंसिडेंस था। याद है आपको, मार्च 2020 इंडिया लॉकडाउन में गया था, मार्केट उस टाइम पर बहुत गंदा गिरा था, बट फार्मा कंपनीज, पैथोलॉजी लैब्स, इन सब के शेयर्स एकदम बढ़ गए थे। तो क्या हो रहा है, मार्केट एक तरफ एकदम नीचे जा रहा है और इनके शेयर्स एकदम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशन आई थी वो इनके लिए फेवरेबल थी और बाकी लोगों के लिए एडवर्स। ये 60,000 पे आ गया था निफ्टी, याद है, मस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी था उस टाइम पर। प्रॉब्लम ही होता है मगर उस टाइम पर लोग बेचते। अभी अपन थोड़ा कंटेंट पे बात कर लेते। चलो, ये लास्ट है क्या इस चैप्टर का? और एक है, 16 भी है, ठीक है। चलो सब लोग इधर ध्यान देंगे। फॉलोइंग समराइजेस द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम। व्हाट इज ऑपरेटिंग इनकम गाइस? EBIT, correct. Operating income is EBIT. And percentage changes in revenue. What is revenues? Sales. Revenues मतलब sales. Okay. For and beta for 4 pharmaceutical firms. तो ये जो कंपनी है फार्मा कंपनीज है, ऐश्वर्या लिमिटेड, शिल्पा लिमिटेड, माधुरी लिमिटेड, करीना लिमिटेड, ठीक है। What is revenue? Sales. What is operating income? EBIT. तो ये रेवेन्यूज और EBITs आपको दे रखे, और लास्ट कॉलम में आपको बीटा वैल्यू दे रखे, लास्ट कॉलम में आपको बीटा वैल्यू दे रखा है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या लिखा है? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द फर्म, कमेंट ऑल्सो। तो पहले अपन ऑपरेटिंग लेवरेज निकालते हैं, फिर कमेंट देखेंगे। यूज द ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा। तो आपको लेवरेज यूज कर कर देखना है कि हर एक फर्म का बीटा अलग क्यों है। तो सेकंड पार्ट तो बाद में आएगा, पहले फर्स्ट पार्ट ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ DOL। फॉर्मेट रेडी है दोस्तों आपके पास? ऐश्वर्या लिमिटेड, शिल्पा लिमिटेड, माधुरी लिमिटेड एंड करीना लिमिटेड। परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यूज 27, 25, 23, 21। परसेंटेज चेंज इन EBIT 25, 32, 36 एंड 40। EBIT के फिगर्स है वहां और रेवेन्यू के फिगर है, ठीक है। हंस क्यों रहे? अब आपको DOL निकालना है। DOL के लिए आप क्या करोगे बोलिए, फॉर्मूला क्या है DOL का? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, बराबर। तो कैन वी से कॉलम नंबर
3 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 2, 25 बाय 27 करोगे तो आंसर 0.926, ठीक है। 32 बाय 25 1.28, 36 बाय 23 1.56, 40 बाय 21 1.90। बीटा वैल्यूज जो क्वेश्चन में दिए उसी को कॉपी करना है आपको। आपके बीटा वैल्यूज क्या क्या दिए? 1.15, 1.30, 1.40। पहला पार्ट में बोला है कि ड्यूएल निकालकर कमेंट करो, तो ड्यूएल तो निकल गया है। आपका कमेंट ड्यूएल पे क्या रहेगा? कमेंट ड्यूएल पे क्या रहेगा? व्हाट विल बी द कमेंट ऑन ड्यूएल? बोलो, कमेंट ऑन ड्यूएल क्या रहेगा? अरे बताइए जल्दी, कमेंट क्या होगा? माइक पास करोगे? बंद कर दो, बंद कर दो। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। कोई बात नहीं, नॉर्मली विदाउट ऑन किए बताओ। माइक पास कर दो, आगे बोलो। ऐश्वर्या लिमिटेड, के लिमिटेड, करीना लिमिटेड हाईएस्ट ड्यूएल है, इसका रिस्क हाईएस्ट है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे कम है। यू मीन टू से करीना इज मोस्ट रिस्की? ड्यूएल हाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो है। एंड व्हाट अबाउट ऐश्वर्या लिमिटेड? लीस्ट रिस्की, लीस्ट रिस्की एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हाई। तो जितना ड्यूएल कम उतना ऑपरेटिंग का रिस्क कम, जितना ड्यूएल ज्यादा ऑपरेटिंग का रिस्क उतना ज्यादा। सही है ना दोस्तों? तो ये वही हो, ये तीनों डिस्कस कर, क्या डिस्कस कर रहे हो भाई? करीना और ऐश्वर्या मत डिस्कस करो भाई, इधर ध्यान दो यार। वो सैफ और वो अभिषेक देख लेंगे भाई, अभी इधर ध्यान दो। और एक बात हमने लेवरेज के बारे में बोली थी, अगर आपको याद होगा तो, लेवरेजेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच नहीं होता है, याद आया? तो उस एक्सटेंट तक ये इंफॉर्मेशन गलत है। कौन से कंपनी का? ऐश्वर्या लिमिटेड का इंफॉर्मेशन गलत है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रेवेन्यू को बढ़ा रहे हो 27% से और ईबीआईटी बढ़ेगा 25 से, हो ही नहीं सकता। आपका डीओएल जो है या तो 1 आएगा, या तो ग्रेटर देन 1 आएगा, या तो लेस देन 0 मींस नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा? जब ईबीआईटी नेगेटिव है। माना कि जैसे कंट्रीब्यूशन 10,000 है बट फिक्स कॉस्ट 20,000 है, तो ईबीआईटी क्या आया? नेगेटिव 10,000 आया। तो ऑब्वियसली परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैन बी नेगेटिव, और ईबीआईटी नंबर इटसेल्फ इज नेगेटिव। तो आपका डीओएल का सेकंड वाला फॉर्मूला था ना, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो उसमें तो आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा ना। तो फिर आपका डीओएल नेगेटिव जा सकता है क्या? यस। डीओएल 0 हो सकता है क्या? 0, यस। जब आपका कंट्रीब्यूशन का नंबर ही 0 है तब हो सकता है ना। बट आपका डीओएल जो है वो 1 रह सकता है अगर आपका फिक्स कॉस्ट 0 है, और 1 से ज्यादा रहेगा नॉर्मली अगर फिक्स कॉस्ट रहता है। तो जितना फिक्स कॉस्ट बढ़ाओगे उतना डीओएल भी बढ़ते रहता है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग हमने पहले से ले ली है, बट ये वैल्यूज आना पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन माई बाप होता है, क्वेश्चन के आगे कुछ नहीं होता है, याद रखिए। तो क्वेश्चन में अगर बोला है तो वही इंफॉर्मेशन के साथ सॉल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि पेपर सेटर कभी गलत नहीं होते, समझे? तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, ऑब्वियसली वो डेटा के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको।
आप लिखोगे DOL indicates operating risk. DOL indicates operating risk. DOL indicates operating risk. Thus, high DOL is equal to high operating risk and low margin of safety, MOS. एग्जाम में MOS लिखा तो चलता है. And low margin of safety. Therefore, Aishwarya Limited is least risky company, and Karina Limited is most risky company, and Karina Limited is most risky company. ये हो गया comment on DOL. Second part of the question says use operating leverage to explain why these firms have different betas. तो ऑपरेटिंग लेवरेजेस देखो, बीटा देखो और बताओ कि इन फर्म्स का अलग अलग बीटा क्यों है. व्हाट डू यू थिंक? इन फर्म्स का अलग अलग बीटा क्यों है? सेंसिटिविटी अलग अलग दिख रहा है. क्यों? कुछ ऑब्जर्व हो रहा है क्या आपको? यूज ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा. तो जरा ऑपरेटिंग लेवरेज को और बीटा को देखो. एग्जैक्टली अगर DOL बढ़ रहा है तो बीटा बढ़ रहा है, DOL घट रहा है तो बीटा कम हो रहा है. इसका मतलब जस्ट इमेजिन करो, आपके पास आपके पोर्टफोलियो में ये चारों कंपनी के शेयर्स है, इन चारों कंपनीज के शेयर्स है, और आज है 4 जून, मार्केट गिरा. आप ऑब्वियसली डरोगे और आपको लग रहा है कि ये तुरंत बेचना पड़ेगा. तो सबसे पहले किसको बेचोगे आप? करीना लिमिटेड के शेयर्स को बेचोगे. रीजन क्या है? कि उसका ऑपरेटिंग रिस्क हाई है, तो उसका ओवरऑल रिस्क हाई दिख रहा है आपको. जिसका रिस्क हाई दिखता है उसको आप पहले बेचते हो. समझे कि नहीं? तो उसको आप पहले बेच रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसका बीटा वैल्यू भी ज्यादा आ रहा है. सबसे लास्ट किसको बेचोगे? जिसका ऑपरेटिंग रिस्क सबसे कम है, ऐश्वर्या लिमिटेड का. तो बाय डिफॉल्ट लोग उसको लास्ट बेच रहे हैं, मतलब उसको सेंसिटिविटी कम है, इसलिए उसका बीटा वैल्यू भी कम है. एक है ऑपरेटिंग रिस्क, एक है मार्केट रिस्क. क्योंकि दोनों रिस्क है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए. जिसका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा उसका मार्केट रिस्क मतलब बीटा भी ज्यादा. जिसका ऑपरेटिंग रिस्क कम उसका मार्केट रिस्क मतलब बीटा भी कम. समझे? तो वहां पे लिखेंगे, ये बी पार्ट का आंसर है, ये ए था, ये बी पार्ट है अभी. सिंस DOL and beta both are risk, their direction is also same. Their direction is also same. That is, company with high DOL has high beta. कौन सा? करीना लिमिटेड. And company with low DOL has low beta. कौन सा कंपनी? ऐश्वर्या लिमिटेड. So since beta and DOL both are risk, their direction is also same. Company with high DOL has high beta and the company with low DOL has low beta.
समझ में आ गया? नोट आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो किस चीज के लिए? 0.926 के लिए। क्या बोलोगे आप 0.926 के लिए? abnormal data since DOL is can never be between, या leverages can never be between 0 and 1। तो यहां पर आप बोल सकते हो abnormal data since leverages can never be between 0 and 1। Leverages can never be between 0 and 1। समझ में आ गया? Abnormal data since leverages can never be between 0 and 1। लिखा? 16th क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन सॉल्व कर लो दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। Solve question number 16 individually, don't talk. Operating leverage, financial leverage, combined leverage from the following data. सबसे पहले क्या लिया? सेल्स। आओगे कोई सॉल्व करने इधर? आ जाओ। हाँ चलता, कोई बात नहीं, मेरी कौन सी अच्छी हैंडराइटिंग है? अभी आ गई हो, अगली बार बोला तो सरप्राइज बोला तो तुम। इसके लिए क्यों बुक चाहिए थी? इतना इजी क्वेश्चन। क्या नाम है तुम्हारा? भक्ति। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग परसों क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आज और कल जी जान लगाकर 13-16 क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, 13, 16 वॉट एवर आई डोंट नो, सॉल्व करोगे आप। और हम लोग परसों, क्या डेट आती है परसों? 12th को हम लोग सॉल्व करेंगे। 12th को सॉल्व करेंगे, 13th को आपका टेस्ट होगा। 13 टेस्ट होगा। टेस्ट एसएम के बाद रहेगा, 5:30 बजे रहेगा, 1 ही घंटे का टेस्ट रहेगा। स्टॉक मार्केट का क्लास रहेगा ना उस टाइम पर। वीकेंड के ले लेंगे, सैटरडे को ले लेंगे, कोई बात नहीं।
ठीक है, सैटरडे को ले लेंगे क्विज। देखो ऐसा कोई काम मैं करता नहीं जिससे क्लास का टाइम बर्बाद हो, क्योंकि उससे आपका कंटेंट सैक्रिफाइस होगा बेटा। रात में सोने का टाइम होता है, सुबह फाइनल का क्लास होता है, और ये सच बताओ तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ क्विज विज ये सब टाइम पास है बेटा। आपको एंटरटेन रखना होगा तो डेफिनेटली बहुत मजेदार है, बट अदरवाइज यहाँ बैठकर जो इज्जत से सॉल्व करने में, टेस्ट देने में जो आपको मिलेगा फील, वही एग्जाम में करना है आपको। आपको याद है आपके 10th और 12th के स्कोर्स इतने अच्छे क्यों आते थे? आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करते थे। सीए में आने के बाद में हमारा टेस्ट सॉल्व होता ही नहीं है, इसीलिए। सेल्स 1 लाख इंटू 2 लाख आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट आपका 70,000 है। कंट्रीब्यूशन 1,30,000 है। करेक्ट है ना? एबीसीडी लिखने के बाद में माइनस वगैरह लिखते नहीं बेटा अपन, फिर वो मेहनत डबल हो रहा है ना। ये जो है ना, कंट्रीब्यूशन के आगे लिखने का A माइनस बी, ईबीआईटी के आगे लिखो C माइनस डी, ईबीटी के वहां पर E माइनस एफ। क्या हो गया ये? और ड्यूएल का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्टली आप ड्यूएल का ये लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखो इधर। ड्यूएल कैसे आ रहा है आपका भक्ति? ड्यूएल कैसे आ रहा है? नहीं नहीं, डायरेक्टली लिखना, इतना क्यों लिख रही है? C डिवाइडेड बाय, रुक रुक रुक, कंट्रीब्यूशन इज C डिवाइडेड बाय E, और DFL के लिए E डिवाइडेड बाय G। हो गया? वेरी गुड, सही है। DCL के लिए क्या बोलोगे आप? DCL के लिए H इंटू I बोल दोगे। आपका आंसर 4.33, 1.14 एंड 4.94 टाइम्स आता है। एवरीवन क्लियर? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस का ऑडियो इश्यू हो गया ऐप में। ऐप में ऑडियो इश्यू आ रहा है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली हम दोनों चैप्टर का टेस्ट साथ में लेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड लेवरेज का, ठीक है? हाँ, क्योंकि हमारा एक चैप्टर खत्म हुआ है अभी रिसेंटली और हम दूसरे चैप्टर में जा रहे हैं। सुनिए, मैं आपको बीच बीच में जब भी हमारे पास ऐसा एक्स्ट्रा टाइम होता है तो एक और चीज मैं आपको एडिशनली देने वाला हूं, वो है टेक अवेज। टेक अवेज क्या होते हैं? इज आपके लिए लाइफ के कुछ फंडास जो मुझे लगता है कि आप भी यूज कर सकते हो जिंदगी में, और उससे आपको डेफिनेटली कुछ फायदा होगा। तो टेक अवेज इस ज्ञान की बातें, बट वो इंप्लीमेंट करने लायक, ज्ञान की बातें होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ जाएगा आज टेक अवे मतलब क्या होता है। सुनने में इंटरेस्ट है सबको? सुनोगे अच्छे से? और सुनने से ज्यादा इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, तो हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? देखिए, ये एक स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके थ्रू आपको टेक अवे मिलेगा। और ध्यान दो। और ये स्टोरी में एज सच कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई कंक्लूजन वगैरह आने वाला है, स्टोरी जो आप बचपन में सुनते थे वैसा नहीं है, बट यस इस स्टोरी में जो मैं बोलूंगा वो एंड में कंक्लूजन आएगा आपका, ठीक है? तो एक बार ऐसा होता है दोस्तों कि ध्यान दो भाई, लास्ट बेंच। एक बार ऐसा होता है कि जंगल में एक खरगोश होता है। ध्यान दो रे, टाइम पास कोई बात नहीं।
जाने दो, कोई बात नहीं, आपको नहीं सुनना होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको 5 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा। तो इधर ध्यान दो। एक बार जंगल में एक खरगोश होता है, वो नॉर्मली अपना एक पेड़ के नीचे होता है और उसका ध्यान ही नहीं रहता है कि सामने कोई है, और उतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका ध्यान सामने जाता है और उसको दिखता है कि एक बड़ा सा शेर उसकी तरफ आ रहा है। बट लकीली शेर का ध्यान नहीं होता है कि सामने खरगोश है, और इमीडिएटली खरगोश क्या करता है, भाग जाता है और पेड़ के कहीं दूसरे पेड़ के पीछे छुप जाता है, और वहां से वो शेर को देखता है। और जिस पेड़ के नीचे वो खेल रहा था कुछ सेकंड पहले, उसी पेड़ के ऊपर डाली पर एक तोता होता है, ठीक है। तो ये देखता है खरगोश कि अरे जैसे मैं भाग गया वैसे एक तोता भी अभी उड़ जाएगा, ठीक है। बट डाली एक हाइट पर होती है और वहां पर वो तोता होता है, ठीक है। शेर आता है आता है आता है और बराबर वो डाली के नीचे से निकल जाता है। तोता वहीं पर बैठा रहता है। तोता शेर आने के बावजूद भी उड़ता नहीं है, वहीं पर बैठता है, और खरगोश यहां पेड़ के पीछे से छुपकर उस शेर को देख रहा है। और उस दिन खरगोश को एक बात समझती कि ये जो शेर है ना, ये कुछ नहीं करता। इसका एक मिथ था, ऐसा लग रहा है इसको, कि शेर बहुत डेंजर होते हैं, हमको खा लेते। अभी देखा मैंने कि शेर ने तोते को कुछ नहीं किया, तोता वहीं पर बैठा रहा। अब नेक्स्ट डे उसी पेड़ के नीचे खरगोश खेल रहा है फिर से, और उसी वक्त शेर का गुजरने का टाइम, शेर आ गया और अपना तोता आज नहीं है मगर ये खरगोश है, और खरगोश का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर। खरगोश क्या कर रहा है, मैं इधर ही बैठूंगा, ये शेर कुछ नहीं करेगा। मैंने कल देखा ये शेर ने तोते को भी कुछ नहीं किया, और खरगोश वहां बैठा रहा। शेर नजदीक आया। अब इस बार शेर ने देख भी लिया कि खरगोश सामने है, और खरगोश फिर भी खेल रहा है, अपना अपना टाइम पास कर रहा है। उसको लग रहा है ये शेर कुछ करने वाला नहीं है। नजदीक आया शेर और खरगोश को खा गया। स्टोरी खत्म है। सुनो, अब सुनो इसका टेक अवे क्या है। आप सोच भी नहीं सकते इस स्टोरी का जो टेक अवे रहेगा वो। इस स्टोरी का टेक अवे है, खरगोश क्यों मारा गया। खरगोश ने एक दिन पहले जो देखा उस पर विश्वास किया। उसने क्या देखा, उसने तोता वहीं पर बैठा रहा, तोता उड़ा नहीं और शेर चला गया। तो खरगोश को लगा ये शेर कुछ नहीं करता, राइट। तो कैन वी से कि ये जो खरगोश है ये तोते को देखकर ऐसा करा, राइट। बट हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम किसी और को कभी देखते और वैसे ही करने की कोशिश करते, होता है ना। हमको भी लगता है अरे ये ऐसा है तो मुझे भी ऐसा रहने में प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात याद रखिए, तोता उतने हाइट पर था इसीलिए वो उड़ा नहीं उधर से, और शेर को भी पता था कि वो अगर उसको पकड़ने के लिए ऊपर छलांग भी मारेगा तो तोता उड़ जाएगा। तो द कंक्लूजन, द टेक अवे इज दैट to sit and do nothing, you need to be at that top. To sit and do nothing, you need to be on that top. हमारे लाइफ में क्या होता है, हम बहुत एक ऐसे पर्सन को देखते हैं जो शायद दिन भर कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है मतलब लिटरली पैसे उड़ा रहा है, टाइम पास कर रहा है, उसका आलीशान बंगला है, उसका आलीशान लाइफ है, बट आप उसे आज देख रहे हो। वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो उसने मेहनत की है ना, वो नहीं देखा आपने। इसलिए द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टू सिट एंड डू नथिंग, यू फर्स्ट नीड टू बी एट दैट टॉप। रिमेंबर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप यू विल इंप्लीमेंट दिस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। कल नया चैप्टर रहेगा।